बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 30 जून को हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है उसका नेम है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। फर्दर एलेबोरेशन पर जाने से पहले यहाँ पे हम इसका लिटरल मीनिंग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। रिलेटिव स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। इसका मतलब यहाँ पे एक एटम का मास आप फाइंड आउट करने जा रहे हो। एटॉमिक मास स्टैंड फॉर एटॉमिक मास, एटम का मास, मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, एक एटम के मास की बात करने जा रहे हो। रिलेटिव है इन रिलेशनशिप। उसका एक मास है ताल्लुक वाला। अब जब ताल्लुक वाला आ गया तो ताल्लुक कभी भी अकेले बंदे का नहीं होता, दो लोगों का ताल्लुक होता है आपस में। इसी तरह मास ऑफ एन एटम इन रिलेशनशिप का मतलब है कि एक एटम का मास नहीं हो सकता बल्कि दो की बात हो रही है यहाँ। ओके, सो रिलेशनशिप इंडिकेट्स मास ऑफ an atom with respect to an other atom। एक एटम के मास का जिक्र है जो कि किसी दूसरे एटम के लिहाज से होगा तो ताल्लुक कायम होगा ना। तो जिस एटम का मास किसी दूसरे एटम से ताल्लुक बना के जाहिर किया जाता है उस एटम को आप सैंपल एटम का नाम दे सकते हो। जिसके तज्जिया आपने करना है, नमूना है आपके पास। और अनदर एटम से मुराद ये था कि जिसको आपने एज अ रेफरेंस यूज करना है, रेफरेंस एटम। या इसको आप स्टैंडर्ड एटम कहोगे। जिसके साथ किसी भी सैंपल एटम का आप मवाजना करते हुए मैच निकालोगे उस एटम को रेफरेंस एटम दिया जाता है ना। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड्स एक ही होते हैं, जब स्टैंडर्ड्स बदलते रहें तो वो वर्थ नहीं रहते। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेफरेंस एटम है, स्टैंडर्ड है, उसको आप क्या यूज़ करते हैं, कार्बन 12 को। कार्बन 12 कहने का मतलब कि कार्बन जिसका मास नंबर 12 है उसको आप एक रेफरेंस के तौर पे चूज़ करते हो। इसके साथ किसी भी एटम का मवाजना करके मास निकाला जाता है, इसलिए यह रेफरेंस एटम कहलाता है। और जिस एटम का मास इससे मवाजना करके निकाला जाए उस एटम को क्या कहा जाता है, सैंपल एटम कहा जाता है। अब आप रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन की तरफ हम मूव करें। ये तो मैंने लिटरल मीनिंग बेटा टर्म आपको समझाई है कि इसमें हम एक एटम का मास कार्बन 12 के लिहाज से मालूम करने जा रहे हैं। ये एक टर्म की इस्तिलाह की जो है आपको लिटरल मानी समझाने की कोशिश की है। अब ज़रा हम इसकी डेफिनेशन अगर करें तो डेफिनेशन क्या बनती है, मास ऑफ एन एटम एक एटम का मास
एज कंपेयर टू ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन 12। यहां पे ये बात काबिले गौर है, एन एटम लिखना है। किसी भी एक एटम का, वो किसी भी एलिमेंट का एक एटम हो सकता है, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का मास एज कंपेयर टू, जो कि बतौर मवाजना निकाला जाए, किसके साथ मवाजना करके, कार्बन 12 के, और कार्बन 12 के 12वें हिस्से से मवाजना करके। यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस डेफिनेशन में, कि कार्बन 12 का इंतखाब क्यों किया गया, कार्बन 12 से ही मवाजना क्यों किया जाता है, एक बात, और उसका 12th पार्ट ही क्यों लिया जाता है। तो पहले हम इस तरह मूव करते हैं कि कार्बन 12 की सिलेक्शन क्यों की गई, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये होगा, वाई कार्बन 12 इज selected as standard atom। कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड एटम के तौर पे लिया गया है, तो इसको बतौर स्टैंडर्ड क्यों इंतखाब इसका किया गया, मुंतखब किया गया, इसके एक रीज़न है। मैं आपको एक सादा लफ्ज़ों में बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, एक बंदा जो है वो ज़िद करता है कि मैंने मछली हाथ से पकड़नी है और फिर पका के मछली से ही रोटी खानी है, या मछली ही खानी है मैंने, और आप समझदार हैं कि मछली स्लिपरी होने की वजह से बआसानी पकड़ी नहीं जाएगी, तो उतना जो है उसे वक्त दरकार होगा, हो सकता है मछली पकड़ी जाए, बड़ी मुश्किल से पकड़ी जाएगी, इसकी वजह से उसकी भूख जो है में शिद्दत में इजाफा होता रहेगा, वो वक्त पे खाना नहीं खा सकेगा। अगर उसी के पास ऑप्शन हो कि इधर मुर्गी पड़ी है, उसको पकड़ना कंपैरेटिवली आसान होता है, वो आसानी से उसे हाथ से पकड़े और फ़ौरन ज़िबा करके पकाए और खा ले। तो इसी तरह बेटा कोई भी एटम का इंतखाब तो करना है, तो हमने कार्बन 12 का इंतखाब इसलिए किया कि ये मोस्ट स्टेबल होता है। जब एक चीज़ एक ही हालत में स्टेबल होगी तो उसे स्टडी करना आसान होगा, इसलिए नंबर 1 रीज़न जो थी वो इसके स्टेबिलिटी फैक्टर था। नंबर 1 मोस्ट स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से। नंबर 2 जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वही कसरत मकदार में पाई जाती है, सो मोस्ट अबंडेंस, इसकी अबंडेंस भी ज़्यादा थी। और नंबर 3 इसका एटॉमिक मास भी हमारे पास एक नेचुरल अदद में था, नेचुरल एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ सॉरी मास नंबर या एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास एक नेचुरल नंबर 12.000 निकलता है। अगर हम किसी और एटम का इंतखाब करते थे, जैसा कि हाइड्रोजन का शुरू में किया जाता था, तो वो 1.008 होता है। जब वो 1.008 होता है तो हमारे पास फ्रैक्शन को स्टडी करना ज़्यादा मुश्किल था,
इस वजह से हमने एक ऐसे एलिमेंट का इंतखाब कर लिया जिसका एटॉमिक मास हमारे पास नेचुरल नंबर में है। अब सवाल ये है कि हमने इसका 12वां हिस्सा क्यों लिया। जब भी मवाजना किया जाए तो अकाई वैल्यू से किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने पहले छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में ऐसे सवालात हल किए हुए हैं कि 8 पेंसिलों की कीमत 40 रुपये है, तो 4 पेंसिलों की कीमत मालूम करनी हो या 15 पेंसिलों की कीमत मालूम करनी हो, तो आप पहले अकाई वैल्यू की कीमत मालूम करते हो। तो अकाई के लिए क्या होता है कि जितनी 8 की कीमत है उन्हें 8 से डिवाइड कर दिया जाता है। 8 पेंसिलों की कीमत को जब 8 से डिवाइड किया तो आपने अकाई वैल्यू 8वां हिस्सा इसका मतलब निकाला। उसी तरह कार्बन 12 को 12 से ही डिवाइड करोगे तो 12वां हिस्सा बनेगा और वो अकाई वैल्यू होगी। तो इसलिए हम 12th पार्ट का इंतखाब करते हैं। वाई 12th part of carbon 12 is taken। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा ही क्यों लिया गया? रीज़न इसके भी यही है, टू गेट अ यूनिट वैल्यू, अकाई वैल्यू लेने के लिए, टू गेट अ यूनिट वैल्यू, अकाई वैल्यू लेने के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बेटा समझाया है, 8 पेंसिलों से 4 या 15 की फाइंड आउट करनी हो तो पहले आप अकाई की, उसी तरह अकाई वैल्यू से हम उतने गुना वजनी या हल्का हो सकता है वगैरह वगैरह। उसके बाद हमें ये डेफिनेशन क्लियर की, उसके रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर किए। अब अगला सवाल है कि हम एटम्स के सीधे सीधे मास क्यों नहीं मेजर कर लेते थे, हम रिलेटिव एटॉमिक मास के चक्कर में क्यों पड़े। वाई वी नीड दिस टर्म, वाई वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास फिनोमेना। रैम वैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है कंप्यूटर में, लेकिन मैं यहाँ पे एब्रीवेशन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास में। हमने इस फिनोमेना को इस्तेमाल क्यों किया? याद रखिएगा, इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, एटॉमिक मैसेज इतने समाल थे कि उनको हम समझ नहीं सकते थे, हम उनको वेट नहीं कर सकते थे। इस वजह से फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को मुतारिफ करवाया। रीज़न इसके क्या है? एटॉमिक masses were too small, so there was no other method to measure them। उनको मेजर करने का कोई मेथड नहीं था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब किसी चीज़ की पैमाइश नहीं की जा सकती तो हम उसके लिए रेफरेंस का फिनोमेना यूज़ करते हैं, मुशाबहत का फिनोमेना यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें बेटा किसी की बहादुरी की, हमने बयान करना हो कि फ़लाँ आदमी बहुत ज़्यादा बहादुर है, तो हमारे जहनों में एक जानवर की बहादुरी स्केच्ड है, हमें फ़ौरन एक ही जानवर का ख्याल आता है जब बहादुरी की बात होती है और वो शेर है।
तो हम कहते हैं फलां बंदा शेर की तरह बहादुर है। उससे भी ज़्यादा तो हम कह देते हैं शेर से भी ज़्यादा बहादुर है। इसी तरह जब हमें मैयर नहीं किए जा रहे थे तो हम इतने समाल थे कि हमने उसे अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, मैयर भी नहीं कर सकते। जैसे किसी की बहादुरी को मैयर ना किया जा सके तो हम शेर से ज़्यादा बहादुर, शेर की तरह बहादुर हम ये कह देते हैं। हमने उस वक़्त रेफरेंस का फिनोमेना और रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेशनशिप वाला ये फिनोमेना हमने यूज़ कर लिया। क्लियर हो गया। एक रीज़न ये थी। नंबर 2, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतरीन काबिल फ़हम बनाने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एटम का मास तकरीबन इतना समाल था कि वो 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम, तकरीबन 10⁻⁻24 से -27 तक की रेंज में होता था। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मास भी एटम का इतना सा होता था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो ये बराबर किसके है? अगर आप गौर करें तो ये बराबर होगा 0 पॉइंट। अब यहाँ पे आपको 23 सिफरें लगाना पड़ेंगे। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 1 23, फिर जाके 1 6 ग्राम। बेटा सोचिएगा ज़रा गौर से, 1 ग्राम कितनी छोटी वैल्यू है। 0.1 ग्राम नहीं, 0.001 ग्राम नहीं, 0.000, इतना छोटा है। तो ये बराबर किसके हमने करार दिया? हमने कहा ये बराबर होता है 1 AMU के। अब हम AMU की तरफ भी मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी वैल्यू तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मगर 1 AMU तो अंडरस्टैंडेबल है ना। तो इसलिए हमने उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, यहीं से आगे हमारा अगला पॉइंट निकलेगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय AMU, और आज के टॉपिक का दूसरा हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट। नाम से इज़ाहिर है, यूनिट मीन 1 एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 एटम is called atomic mass unit. Mass of 1 atom is called atomic mass यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। मिसाल के तौर पे देखें, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU। ये सोडियम के एक एटम का मास है। आपको पता है 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर होता है। सो आप अगर इधर भी 23 से ज़रब करो तो 23 AMU हो जाएगा। तो आप इस वैल्यू को भी 23 से मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब आता है उतने ग्राम बन जाएगा। तो वो उतने ग्राम बहुत छोटी वैल्यू है, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इसको देखें 23 AMU को, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि एक एटम का मास 23 ग्राम होता है। जैसा कि अगर 1 AMU एक एटम का मास है
तो हमारे पास वो इतने ग्राम होगा, तो वो इतनी छोटी वैल्यू है कि उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर इधर भी 23 से ज़रब कर दो तो 23 एक बार 23 MU, तो आप इस वैल्यू को भी 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर भी ग्राम में बहुत छोटी वैल्यू रहेगी। अगर आपको याद हो, आपके जब व्हाट्सएप पे लेक्चर चल रहे थे तब मैंने आप लोगों को ये वैल्यूज़ सॉल्व करवाई थी सोडियम के लिए। आप उन लेक्चर्स को दोबारा देखिएगा, मैंने फ़ाइल भी सेंड की थी PDF फाइल आपको, तो उसमें वैल्यू दी होगी कि 23 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जवाब आता है। तो ये आपके होम असाइनमेंट है, आपने मुझे वो वहाँ से देख के सेंड करनी है, पता चले कि आप लोग लेक्चर सुनते भी हैं, समझते भी हैं या नहीं। तो इसके साथ ही बेटा आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकेंगे। इसके नीचे टेस्ट योरसेल्फ 1.3 दी हुई है, वो भी आप लोगों ने खुद करनी है। अगर उसमें भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो, सवाल हो, तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन इनबॉक्स में। उसके बाद हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, लेकिन वो हम इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।